नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार हम आपको करियर के प्रति सचेत और सजग करते आ रहे हैं, साथ के आपकी जानकारियों को भी रिफ्रेश करते जा रहे हैं। इस बार हमारे साथ आपको विधि के क्षेत्र की जानकारी देने के लिए इंदौर के जाने-माने शिक्षाविद, विधिक शिक्षा के फाउंडर और कौटिल्य अकेडमी के सीईओ श्री मनमोहन जोशी जी मौजूद हैं। स्वागत है जोशी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। विधिक शिक्षा के बारे में जानना चाहता था। विधिक शिक्षा क्या, मतलब एक नया शब्द तो पुराना है, लेकिन विधिक शिक्षा क्या? जी, एक्चुअली मेरी समझ ये कहती है कि लीगल एजुकेशन, अभी जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नई शिक्षा नीति, तब भी जो ड्राफ्ट 2019 में गवर्नमेंट ने पब्लिक फोरम पे रखा था, तो उसमें मैंने एक सजेशन ये दिया था कि लीगल एजुकेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। उसका रीज़न सिर्फ इतना है जोशी साहब कि होता ये है कि हमको इतिहास से लेकर के भूगोल और इकोनॉमिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी तक की जानकारी दे दी जाती है, लेकिन जो बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है, हमारे राइट्स, हमारे अधिकार हमको नहीं पता होते। तो एक छोटी सी मुहिम हमने चला रखी है जहां हम लोगों को लीगल अवेयर कर रहे हैं लीगल एजुकेशन के माध्यम से, और मुझे लगता है कि ये स्कूल एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। ये बात और है कि हमारे एजुकेशन का पार्ट नहीं है। सही बात है, स्कूल एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि नई शिक्षा नीति में इस तरह से आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, ताकि विधि के प्रति भी लोग जागरूक हो पाएँ, बच्चे जागरूक हो पाएँ। विधि के क्षेत्र में सर हम बात करें, करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर बात करें, तो क्या सिर्फ LLB कर वकालत करना ही एक उद्देश्य होता है, या आगे भी जाना चाहता है बच्चा? मेरी समझ ये कहती है कि लॉ का फील्ड ऐसा है, एकमात्र फील्ड है, मैं बताऊं, इसलिए नहीं कि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं या मैं एक एडवोकेट हूं, बल्कि इसीलिए कि लॉ का फील्ड अपने आप में एक ऐसा फील्ड है, LLB करने के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर किसी फील्ड में निकल कर आती है तो वो लॉ का फील्ड है। एक तो आपने ही कहा कि आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा के सीधे आप एडवोकेट बन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन सी उम्र में, किसी भी उम्र में, कोई उम्र का बंधन नहीं है। आपका खुद का काम होगा, आप कोर्ट में जाइए, बैठिए और लोगों को न्याय दिलवाइए। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर में जहां दो बड़े एग्जाम होते हैं, एक है सिविल जज का एग्ज़ाम और एक होता है ADPO या APP का एग्ज़ाम, जिसे आम बोलचाल में लोग सरकारी वकील समझते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके लिए IBPS एग्ज़ाम करवाती है, स्पेशल ऑफिसर लॉ के लिए, जो बैंक्स का काम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ और बड़ी कंपनीज़ आज की डेट में खुद के लॉयर्स का एक पैनल हायर करती है और लीगल एग्जीक्यूटिव के पद पर जा सकते हैं। तो एक ऐसा फील्ड है लॉ का फील्ड, LLB की डिग्री, जो किसी को भी मुझे लगता है कि बहुत सारे आयाम देती है। वो जीवन में जो करना चाहे कर सकता है, प्राइवेट फील्ड में और गवर्नमेंट फील्ड में। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप LLB करके वकालत करना चाहें, कोर्ट में जाकर वकालत कर सकते हैं। अपने जो भी आपके क्लाइंट्स आते हैं उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। जी, आपने बड़ी बात जो कही वो सिविल जज को लेकर भी कही है। जी, सिविल जज की अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जी, पहली बात तो ये कि जो भी स्टूडेंट आज की डेट में लॉ कर रहे हैं, जो भी का मतलब मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उनका एक ड्रीम होता है कि वो जज बने। तो लॉ के फील्ड में एडवोकेसी तो है ही, मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी व्यक्ति अगर लॉ कर रहा है तो एडवोकेट बन ही जाता है, और बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे करके तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर ही सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जुडिशरी की जज बनने के लिए, तो ये एक चार्म होता है लॉ स्टूडेंट्स के बीच में। करना क्या है, पहला स्टेप, आपने पूछा क्या करना है, तो पहला स्टेप तो यही है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि ऑल इंडिया कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा सिविल जज के लिए, ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो पहले तो आपको ये एम डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन से स्टेट में जा कर के जज बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, हर जगह के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं और हर साल ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो पहला स्टेप है कि आप किसी कौन से स्टेट में आप जज बनना चाहते हैं वो डिसाइड करें। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्योंकि LLB है, लॉ की डिग्री के बाद ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एम डिसाइड करने के बाद सिलेबस ढूंढिए, तैयारी में लग जाइए। आपने सही कहा, जो प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप जो होती है उसको लेकर आपने सही बात कही। जी, सही उम्र क्या, एक बड़ा सवाल। हाँ, एक दूसरा सवाल, अच्छा प्रश्न नहीं है। और दूसरा सवाल ये कि LLB जिसका फाइनल ईयर चल रहा है, क्या वो अपीयर हो सकता है, क्या वो तैयारी कर सकता है? हाँ, ये दोनों ही प्रश्न बढ़िया हैं कि सही उम्र क्या होगी। तो सही उम्र की बात तो जैसे एग्जांपल दूं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो नोटिफिकेशन जब एग्ज़ाम का आता है तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम उम्र लिखी होती है, मतलब कम से कम 21 साल मैक्सिमम स्टेट में ये बात है, और मैक्सिमम 35 ईयर्स मैक्सिमम स्टेट्स में ये बात है। ये बात और है कि कुछ स्टेट्स में वो 40 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी है, कुछ में 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन कास्ट वाइज मिलता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, विमेन के लिए रिलैक्सेशन है।
लेकिन अगर हम मान के चलें तो लमसम जो है एक 35 ईयर्स की एज लिमिट हम मान के चलते हैं, मिनिमम ये है। अब ये स्टूडेंट को डिसाइड करना चाहिए कि वो कब जज बनना चाहता है। मेरी समझ ये कहती है जितना जल्दी उतना बेहतर। मतलब जब आप LLB कर रहे हैं तब से ही तैयारी शुरू कर दें, और LLB के ठीक बाद आप अगर जज बन जाएं तो मुझे लगता है आपके लाइफ में बड़ा टाइम स्पैन होगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आप हाई कोर्ट तक एलिवेट हो सकें जितना समय आपको मिलेगा। तो जितना जल्दी उतना बेहतर, जब जागे तब सवेरा। जैसे एग्जांपल मैं आपको और दे दूं कि मान लो मैं कह दूं अभी कि 21 साल की उम्र सबसे बढ़िया है, तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे जिनकी 25 साल हो गई। मैं कहूँ 25 साल की उम्र बढ़िया है तो 21 साल वाला सोने चला जाएगा, कहेगा मेरे पास 4 साल बचा हुआ है। तो मैं इसलिए कहता हूँ जब आप जागे, जब आप इस टॉक शो को देख रहे हैं और अभी अगर आपको पता चल गया है कि ये एक एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से आप जज बन सकते हैं, तो आज वो दिन है जब से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपने ठीक कहा कि जब जागे तभी सवेरा। जी। अगर सिविल जज की बात करें मध्य प्रदेश में क्या हर साल वैकेंसी निकल कर आती है? जी, 2006 के बाद से, एक्चुअली 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर स्टेट को हर साल एग्ज़ाम लेना चाहिए। उसका कारण है कि जजेस अगर कम हैं, एक बात हम लगातार कहते हैं जुडिशियल फील्ड में कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से अगर न्याय मिला है तो अन्याय के बराबर है। तो न्याय में देरी का एक बड़ा कारण है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रा है तो नंबर ऑफ जजेस की कमी है। तो जजेस कैसे भरे जाएंगे जब सरकार वैकेंसी निकालेगी और एग्ज़ाम होगा। 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा कि हर स्टेट को मैंडेटरी है कि वो हर साल एग्ज़ाम करवाएं। तो 2006 के बाद से लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सर ने पूछा है तो हाँ, मध्य प्रदेश में तो हर साल एग्ज़ाम हो रहे हैं। विधिक शिक्षा के बारे में जब मनमोहन जोशी जी से मैं बात कर रहा था तो एक बड़ी बात निकल कर सामने आई कि कौटिल्य एकेडमी विधिक शिक्षा के नाम से जो अलग से एक साथ में चला रहा है, उसके पीछे उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉडल यहाँ पर चल रहे हैं और आपको अगर अपने अधिकारों के प्रति, आपके जो लीगल राइट्स हैं उसके प्रति कोई जानकारी चाहिए तो आप सीधे इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके पीछे सोच क्या थी सर? इसके पीछे सोच ये थी कि जैसे हम एकेडमिक्स में हैं और एकेडमिक्स में हर वो बच्चा, हर वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है वो आता है, वो तैयारी कर रहा है, लेकिन लीगल एजुकेशन के लिए या लीगल अवेयरनेस के लिए कोई प्लेटफॉर्म लोगों के पास में नहीं है। अगर आपको लीगल एजुकेशन लेना है तो पीछे जो किताबें दिख रही है इतनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये तो खैर एक नमूना है, मतलब ये जो किताबें पढ़नी पड़ती है उसका शायद 10% ही यहाँ उपलब्ध है। तो इतनी सारी किताबें जो पीछे रखी हुई हैं, कुछ लोग तो किताब देख के ही डर जाएँ। तो कम शब्दों में सही जानकारी पहुँचाना इसका उद्देश्य था, आम आदमी की भाषा में पहुंचाना, क्योंकि लीगल लैंग्वेज वैसे ही टफ है। फिर लॉ की भाषा जो है हमारे देश में वो इंग्लिश है। ये बात है कि इंग्लिश हमारे 8th शेड्यूल में जो भाषाएं हैं उनका भाग नहीं है, 22 ऑफिशियल भाषाओं में नहीं है। लेकिन हाँ, लॉ की भाषा आज भी अंग्रेजी है, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 कहता है। तो आम लोगों की भाषा में कानून की जानकारी देना इसके पीछे प्राइम उद्देश्य था। नोबल उद्देश्य, लोगों को सही जानकारी कानून की देना और उनकी भाषा में जी, ये एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। शुक्रिया। और कौटिल्य एकेडमी अब सिविल जज की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा है, नई बैचेस स्टार्ट हो रही हैं? जी। देखिए, कौटिल्य एकेडमी में हमने जो सिविल जज की फुल टाइम बैचेस स्टार्ट की हैं वो तो 2009 से हम बैच चला रहे हैं और रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है हमारा। अराउंड 55% जो है सिलेक्शन क्लासरूम से होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नई बैचेस की कहानी ये है कि ऑनलाइन, अभी जो कोरोना काल था तो हम ऑनलाइन बैचेस चला रहे थे और जब अनलॉक होने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है तो हम ऑफलाइन में भी आ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस कब मिलेंगी, क्या फीस होगी, डिटेल जानकारी मिल जाएगी। स्टूडेंट जब यहाँ पर आता है आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, उसके पीछे कोई रीज़न आपको दिखता है? कंसिस्टेंसी नहीं होने के पीछे एक बड़ा रीज़न है डिस्ट्रैक्शन कई तरह से हो सकता है। आज की डेट में फोकस करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए पुराने समय की कहानी मैं आपको बताऊं, आपको भी याद होगा, जब हम टैप रिकॉर्डर में गाना सुनते थे तो हमें कैसेट खरीदते थे। जी। कैसेट की कीमत 35 रुपये से 50 रुपये 55 रुपये तक होती थी, कंपनी से कंपनी और म्यूज़िक से म्यूज़िक के हिसाब पर। तो हम उसको तब तक सुनते थे जब तक वो पूरा घिस ना जाए। एक एक गाने को सुनते थे और वो एक एक गाना अभी भी आपके हमारे जहन में होगा। लेकिन आज जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आप यूट्यूब पे गए, एक गाना सुन रहे हैं, सुनते सुनते नीचे 4 गानों के और ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसको सुने बिना ही आप अगले पर जंप कर जाते हैं। इससे 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला तो ये कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्टडी और एजुकेशन। आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फोकस नहीं करना यही इनकन्सिस्टेंसी का एक कारण है।
तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनसे दूर होना पड़ेगा, स्टूडेंट को फोकस होना पड़ेगा। और दूसरी उसके बाद और से तरह की बातें हैं, स्टूडेंट बाहर से कहीं से आता है तो उसके घर में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, मन में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, तो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कई तरह की बातें स्टूडेंट के माइंड में होती हैं जो उसकी कंसिस्टेंसी में बाधक है। तो मेरी समझ ये कहती है कि अगर आपने एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद डिटरमाइन होकर के सब चीज़ों को छोड़ करके अगर आप फोकस के साथ आपके एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा और शायद कंसिस्टेंसी बन पाएगी। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बनती है, इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ मनमोहन जोशी जी ने समझाया है। और YouTube का एग्जाम्पल वाकई में सटीक एग्जाम्पल है, और टैप रिकॉर्डर से उसकी तुलना ये भी अपने आप में अद्भुत है। ये समझने वाले के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी है। सिर्फ ये एजुकेशन के लिहाज से ही नहीं, आप दुनिया में कुछ भी करने जा रहे हैं। Exactly. अगर आप इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं तो जिस पर कंसंट्रेशन है आप उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, उन 4 लिंकों पर मत जाइए जो उसके बाद आ रही है। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही चलने वाली है। जैसे मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं कोई हमारा अभी लाइव शो देख रहा है और आया ही इसलिए बैठा होगा कि मुझे जुडिशरी की जानकारी चाहिए। उस लाइव शो के नीचे 5 और लिंक आ रहे होंगे और स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है वो सबसे ख़राब लिंक पर जाएगा। मान लीजिए कि नीचे लिखा हो देखो 5 फन वाला सांप, उससे उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो सोच रहा है कहाँ निकला, वो क्लिक कर देगा, पता नहीं अंदर क्या है। हमको नहीं पता उसके अंदर 5 फन वाला सांप तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा, पता चल रहा है कोने में सांप जा रहा है, उसका वीडियो दिखा दिया, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। और वो एक वीडियो उसको 5 और ऐसे वीडियोस की तरफ ले जाएगा जो उसका डिस्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। तो फोकस्ड होकर के अगर आप आए हैं कि आज मैं इस टॉक शो को सुनूं और जुडिशरी की नॉलेज को लूँ, तो यहीं रुकना होगा। ये आधे घंटे का है, ये 15 मिनट का है, 1 घंटे का है, वॉट एवर इट में भी आपको फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ सुनना होगा। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, 5 फन वाला सांप जी। मैं सर इसको लीगल वे में भी थोड़ा समझना चाहता हूँ कि आज अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जी, तो थंबनेल जो बनता है जी, किसी यूट्यूब के किसी प्रोग्राम का जी, या फेसबुक पर या बाकी वेबसाइट पर, तो उसका जो थंबनेल बनता है, जो प्रमोट करने का तरीका होता है, बड़ा ऐसा होता है कि वो आदमी अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहता, लेकिन अंदर खोदा पहाड़ निकले चुहिया, कई बार ऐसा होता है। तो अगर इसको लीगल फ्रेम में हम बात करें तो क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह के कंटेंट को जो प्रमोट करने का तरीका वो ठीक नहीं? अब मेरी समझ और लीगल समझ मेरी ये कहती है कि एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, वो है बेगर्स एंड बोरोवर्स आर नॉट चूजर्स। अगर आप कोई चीज़ फ्री में ले रहे हैं, यूट्यूब पर आप चीज़ें लेने आ रहे हैं तो फ्री में है, तो आप जब कभी, एक बहुत अच्छी कहावत और है कि इफ़ यू आर रिसीविंग एनीथिंग इन फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर द प्रोडक्ट। तो कहानी ये है कि अगर किसी ने पैसे दे रखा है, हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो ये कहता है, मान लेते हैं आप कहीं सामान खरीदने गए, सामान के ऊपर जो कवर में बात लिखी है अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जब आप चीज़ों को फ्री में ले रहे हैं तो फ्री में देने वाले की कोई लायबिलिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि लोग, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया, काम की बातें लोग कम देखना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने थंबनेल बना रखा है कि जुडिशियल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, आज जानिए जोशी जी से, तो कौन जुड़ेगा? सिर्फ वही लोग क्लिक करेंगे जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं। उनकी संख्या कितनी होगी? 2000, 5000, 10,000, वॉट एवर। सही बात। लेकिन अगर आप थंबनेल ये बना दें कि क्या कह दिया इस वकील साहब ने, अब देखिए हर कोई क्लिक कर क्या कह दिया, क्यों जानना है, लेकिन हमको जानना है। और आप उसमें ये जोड़ दें कि वकील साहब ने मोदी जी के बारे में क्या कह दिया, अब हर आदमी क्लिक करने वाला है, कांग्रेस वाला है, आप वाला है, बीजेपी वाला है। तो ये एक जो टेंडेंसी चल गई है, ये बड़ी खतरनाक चल गई है, क्योंकि पुराने समय में जब अखबार होता था तो वहाँ ये होता था कि चाइना की इस पॉलिसी के बारे में प्रधानमंत्री ने ये कहा, फिर आप डिटेल पढ़िए। अब थंबनेल या हेडलाइन कैसे बन रहे हैं, क्या कह दिया चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हमारे प्राइम, अब ढूंढते रहो आप अंदर। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैक्सिमम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही हैं और जो व्यक्ति चीज़ें फ्री में ले रहा है उसकी कोई चॉइस नहीं है। सही बात है, जो व्यक्ति फ्री में ले रहा है उसकी कोई चॉइस नहीं है। क्या कह दिया हमारे वकील साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, लेकिन जब उसके अंदर जाकर देखेंगे तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, हाँ। सब कुछ अच्छा है। तो आदमी उस नेगेटिविटी को ढूंढना चाहता है। एग्जैक्टली। और नेगेटिविटी उसको मिलती नहीं है क्योंकि वो फ्री में देख रहा है, लेकिन जो उसको पोस्ट कर रहा है उसका मकसद इसमें हल हो जाता है, उसके पास व्यूज़ बढ़ते जाते हैं। तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए सुकून की बात है। बहरहाल एग्जैक्टली हम जब कई बार जिरह देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं या ऐसे देखते हैं, जिरह अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये लैंग्वेज को लेकर भी लोगों में कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न है कि हिंदी में प्रिपरेशन करना चाहिए, इंग्लिश में करना चाहिए, या इंग्लिश में करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, भारत में जो लीगल लैंग्वेज है, लॉ की भाषा है, मैंने शुरुआत में ये कहा, वो इंग्लिश है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह और बहस होती है वो इंग्लिश में ही होती है किसी भी स्टेट में, क्योंकि हाई कोर्ट की लैंग्वेज ही इंग्लिश है।
लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मध्य प्रदेश में सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनकी लैंग्वेज हिंदी है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट लैंग्वेज डिसाइड करती है। प्रश्न ये है कि क्या हमको हिंदी में करना चाहिए या इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप उसमें फ्लुएंट हैं, अगर आप पढ़कर ठीक से समझ पाते हैं, अगर आपको लिखना आ रहा है, तो इंग्लिश में करना बेटर है। उसका रीज़न ये है कि लॉ की लैंग्वेज ही इंग्लिश है। लेकिन ये भी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदी या इंग्लिश सिर्फ माध्यम है, मीडियम है। ये नॉलेज होगा तो ही आप एक्सप्रेस कर पाएंगे उस मीडियम से। तो सिलेक्शन लैंग्वेज का नहीं होता, या जीतता लैंग्वेज नहीं है, जीतता तो ज्ञान है। अगर आपके पास नॉलेज है तो क्या फ़र्क पड़ता है आप कौन सी भाषा में क्या बोल रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन आप तक आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, भाषा में पकड़ अच्छी है, तो किसी काम का नहीं है। तो मेरा समझ ये कहती है जोशी साहब की ज्ञान बढ़ाना ज़रूरी है, नॉलेज को गेन करना ज़रूरी है, मीडियम से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहना है मनमोहन जोशी जी का कि ज्ञान को बढ़ाना नितांत आवश्यक है। भाषा इसके लिए कोई बंधन नहीं है जी। बहरहाल कल ही मैं कहीं बात कर रहा था तो बच्चे के रिजल्ट को लेकर कुछ लोग बात कर रहे थे आपस में। उनका कहना है कि मैथ्स में 90 है, साइंस में 95 हैं, इंग्लिश में 85 हैं, लेकिन हिंदी भाषा में उसे पासिंग मार्क्स है। जी। तो ये एक जो बदलाव आया है जी, इसको किस रूप में देखते हैं? इस बदलाव का संबंध तो एक ही चीज़ से है कि हम देखा देखी चीज़ों को करना पसंद करते हैं। मैं कई बार ये कहता हूँ कि हिंदी भाषा का गौरव कैसे बढ़ेगा। अगर हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, पहले राजभाषा आयोग ने जब हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कुछ बातें की थी तो उसमें रिकमेंडेशन ये था कि पूरे भारत को बांधने वाली एक भाषा हिंदी हो सकती है। सरदार पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक और वर्तमान समय में अमित शाह तक ने कह दिया, जबकि ना तो सरदार पटेल हिंदी भाषी थे, ना महात्मा गांधी हिंदी भाषी थे, ना अमित शाह हैं, ये सब गुजराती भाषी हैं। जब ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी एक भाषा हो सकती है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है, तो हिंदी को उत्थान होना चाहिए। अब ट्रेंड क्या आ गया है? ट्रेंड कहाँ से आता है? ट्रेंड आता है जहाँ हम देखते हैं मूवीज़ से ट्रेंड आ रहा है। और जो मूवीज़ पिछले कुछ 15, 20, 25 सालों में बनी हैं, ये सब कुछ ख़राब कर रही हैं, जैसा मैं समझता हूँ। जो भाषा मूवीज़ में बोली जा रही है वो शुद्ध हिंदी नहीं है। अच्छा, मूवीज़ में भी दिखाया जा रहा है जो हिंदी बोलने वाला है वो कमतर आदमी है, चोटी बांध रखा है तो गधा ही होगा, पंडित है तो वो या तो बदमाश होगा या मूर्ख होगा। तो ये ट्रेंड चल रहा है, ये गलत ट्रेंड चलाया जा रहा है कई माध्यमों से, जहाँ हमारे मन में हीनता की भावना डाली जा रही है। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, कोई अगर मिल जाए आपको, स्टूडेंट या टीचर या प्रोफेसर कोई भी, अगर वो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, तमिलनाडु या कर्नाटका में या कहीं और, तो ठीक है उसको हिंदी नहीं आती, ठीक है उसकी भाषा नहीं है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी है। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मुझे हिंदी का ये शब्द नहीं आता और उसको शर्म नहीं आ रही, अगर किसी ने ये कहा कि मेरे बेटे का हिंदी में पासिंग मार्क है, उसको शर्म से उसकी आंखें गड़ नहीं गई हैं, तो उसको ये हमारे उत्थान की रुकावट है। क्योंकि लोग गर्व से कहते हैं मुझे हिंदी नहीं आ रही, लोग गर्व से कह रहे हैं मेरे बेटे के हिंदी में मार्क्स कम है, लोग गर्व से कह रहे हैं। उसको शर्म नहीं आ रही, उसके बेटे को भी शर्म नहीं आ रही। जबकि मेरी समझ ये कहती है कि जब हम, जैसे इंग्लिश नहीं आती तो आदमी शर्म से सार हो जाता है, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही। यही शर्म अगर हिंदी को लेके आ जाए तो शायद सीखना होगा बेहतर और शायद हिंदी की बेहतरी हो सकेगी। हम बात तो करियर की कर रहे हैं, लेकिन करियर की करते करते समाज के क्षेत्र में चल रहा है, उस पर भी बात करने लग गए। बहुत ज़रूरी है ये। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। मनमोहन जोशी जी जिस तरह से विधिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को विधि का ज्ञान दे रहे हैं, राष्ट्रभाषा के प्रति उनका कितना प्रेम है, इस बात से, या आप जो शो सुन रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रभाषा को लेकर उनके मन में क्या भावना है। बहरहाल फिर हम आप उस करियर शो की तरफ फिर लौटते हैं कि सिविल सर्विसेज की या सिविल जज की एग्ज़ाम के लिए, क्या 1 साल का प्रिपरेशन काफ़ी होता है? अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा है, कितना समय लगेगा ये कई बार डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 1 साल सफिशिएंट है, लेकिन क्या ये 1 साल का समय उस स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए सफिशिएंट होगा, ये डिपेंड करता है उसका बैकग्राउंड कैसा है। क्या LLB के दौरान उसने ठीक पढ़ाई की है? अभी प्रॉब्लम ये है जोशी साहब कि लोग LLB या किसी भी ग्रेजुएशन या PG की पढ़ाई करते हैं तो इम्पॉर्टेंट 5-10 क्वेश्चन पढ़ के एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं और वो पास हो जाते हैं। एक ट्रेंड थोड़ा सा ख़राब है। अगर ऐसी पढ़ाई कर रखी है तो बेस बनाने के लिए समय चाहिए, तब हम समझ सकते हैं वहाँ पर में कि शायद 2 साल का समय सफिशिएंट होगा। अदरवाइज़ अगर किसी का बेस ठीक है, LLB की पढ़ाई ठीक कर रखी है, तो मेरी समझ ये कहती है कि 1 साल का टाइम पीरियड है वो सफिशिएंट है और कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। आपने कहा कि 1 साल का समय सफिशिएंट होता है। जी जी। अगर इसके पैटर्न की बात करें हम, किस तरह का पैटर्न एग्ज़ाम का होता है? देखिए, एग्ज़ाम जो है वो 3 फेज़ में है। 3 टियर एग्जामिनेशन है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। टिक मार्क करिए, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो मेंस में जाने का मौका मिलेगा।
एमपी जुडिशरी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 4 पेपर होंगे मेंस में। एक पेपर 100 मार्क्स का होता है और 4 पेपर में आपकी नॉलेज चेक की जाती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, आपका राइटिंग स्किल भी चेक किया जाता है, जिसको ऐसे राइटिंग के माध्यम से चेक किया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है। और ट्रांसलेशन, आपकी लैंग्वेज पर पकड़ कितनी है ये बताता है ट्रांसलेशन का पेपर। तो ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन आता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज जानना ज़रूरी है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो ये 400 नंबर का पेपर है। अगर कोई ये 400 नंबर के पेपर में मेरिट में आता है तो इंटरव्यू देने का उसको मौका मिलता है, और इंटरव्यू में जो क्रैक कर लेता है और टॉप जो मेरिट लिस्ट में आ रहा है तो उसको जो है मौका मिलता है जज बनने का। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 1 साल का समय लेता है। मतलब प्री एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम से 3 महीने के बाद मेंस होगा, मेंस के 3 महीने 2 महीने के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के 4 से 5 महीने के बाद पोस्टिंग हो जाती है। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है कौटिल्य की? ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, क्योंकि कोविड का समय था तो ऑनलाइन भी हम क्लासेस चला रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट परमिशन दे रही है ऑफलाइन के लिए तो हम ऑफलाइन में शिफ्ट होने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं? प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन मुझे लगता है कि साथ साथ करना चाहिए, कर सकते हैं की जगह, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो कॉमन है। जैसे हम एमपी जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 3, इन दोनों में जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो प्री एग्ज़ाम में भी आएंगे, जो मेंस एग्ज़ाम में भी आएंगे, मेरी समझ ये कहती है कि प्री के साथ ही मेंस की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका नॉलेज और एनहेंस ही होगा। प्री में जहाँ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, वहीं मेंस में आप उन्हीं टॉपिक्स को लिखने की तैयारी करेंगे। तो जिन क्वेश्चन को आपने ऑब्जेक्टिव में प्रिपेयर किया उनको सब्जेक्टिव में प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट ही मिलेगा, उसमें लॉस तो कहीं से कहीं तक नहीं है। स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं, इंदौर के बाहर से, तो उनको किस तरह की फैसिलिटी में हम लोग मदद कर पाते हैं? देखिए, जो स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं तो कौटिल्य एकेडमी, हम आम बोलचाल में बातों बातों में हम कौटिल्य परिवार शब्द यूज़ करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट को फैमिली एटमॉस्फेयर मिलेगा। लोकल गार्जियंस अगर उनके यहाँ पर में हैं तो बढ़िया, या हमारे पास में ही कुछ केयर टेकर्स हैं जो उनको लोकल गार्जियन का जो है रोल निभाते हैं। रहने और खाने की सुविधा हमारे पास नहीं है, फ़िलहाल हम वो नहीं कर रहे हैं। तो सराउंडिंग एकेडमी के आसपास ही मोर देन 100 से ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, पीजीज़ हैं, जहाँ स्टूडेंट रह सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से। वो शेयरिंग रूम चाहिए या इंडिविजुअल रूम चाहिए, सभी तरह की सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो बच्चों के लिए बढ़िया है। स्टूडेंट्स जो सिविल जज बनना चाहता है जी, आपको क्या लगता है उसके मन में क्या होना चाहिए? उसके मन में क्या वो गरीबों के प्रति न्याय कर पाए, समय पे न्याय कर पाए? जी, इस तरह की भावना को लेकर उसको इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सिस्टम है वो मन और मन की भावनाओं को बड़ा महत्व देता है। वो ये कहता है कि आप क्या काम कर रहे हैं इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, किस भावना के साथ कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ता है, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स रिया कहते हैं, जो कहता है अंटिल योर माइंड इज़ गिल्टी योर एक्ट मे नॉट बी एन ऑफेंस। काम तब तक अपराध नहीं होता जब तक मन अपराधी ना हो। तो आप कौन सी भावना से आ रहे हैं, पवित्र भावनाओं का होना तो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके इंटेंशन जो हैं वो पायस होंगे, जब आपके इंटेंशंस जो हैं वो पवित्र होंगे, तब जाके रिजल्ट भी अच्छा होगा, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो जीवन में अच्छा ही परिणाम देकर जाएगा। तो ये जो प्रश्न था कि कोई सिविल जज बनना चाह रहा है तो उसके मन में भावना क्या होनी चाहिए? उसके मन में तो एकमात्र भावना होनी चाहिए न्याय की। और जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि समाज के सबसे अंतिम खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचना, ये न्याय की सही परिभाषा है। तो समय पर न्याय मिले, समाज के अंतिम सिरे पर खड़ा व्यक्ति जो वंचित है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उस तक न्याय पहुंचे, और न्याय और न्यायालय सिर्फ अमीरों के पास तक सिमट के न रह जाएं, ये कुछ भावनाएं लेकर उसको आना चाहिए, मेरी समझ ये कहती है। कितनी अच्छी बात है, समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको न्याय मिले, उस तक न्याय पहुँचे। और मनमोहन जोशी जी ने उसके साथ एक बात बहुत अच्छी जोड़ दी है कि न्याय की प्रक्रिया या प्रणाली जो है वो सिर्फ अमीर तबके के पास सिमट कर नहीं रह जाए। जी, ऐसी तमाम सारी बातें हम इस शो में कर रहे हैं। करियर शो के साथ बहुत सारे भावनात्मक पहलुओं पर भी हम बात करते आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत कुछ जिज्ञासाएं आपकी शांत करने में कामयाब हुए होंगे, क्योंकि मनमोहन जोशी जैसे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने इस काम के साथ साथ विधिक शिक्षा जैसा पोर्टल चला रहे हैं, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन लोगों को निःशुल्क सलाह दे रहे हैं कानून की, और अपने काम के प्रति जागरूक करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही उन बच्चों को जो सिविल सेवा की परीक्षा में जाना चाहते हैं, सिविल जज बनना चाहते हैं, उनको भी मदद करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो कौटिल्य एकेडमी का यह प्रयास बिल्कुल सराहनीय है। अगर आप सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं तो मनमोहन जोशी जैसे एक्सपर्ट इंदौर में मौजूद हैं, जो कौटिल्य एकेडमी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास आइए। आपकी जानकारी और आपके परीक्षा की जो
संभावनाएं हैं उस पर मदद करने में पूरा कामयाब होंगे। फिलहाल मनमोहन जी, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े और आपने इन बातों को ठीक से समझा, आत्मसात किया। बस अब काम करने में लग जाइए तो मंजिल दूर नहीं है, बस करना ये है कि चल पड़ना है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि लोग घड़ी देखते रहते हैं, मैं कहता हूँ घड़ी को मत देखिए, घड़ी से सीखिए। उसका काम क्या है? चलते रहना और चलते रहना। नमस्कार। घड़ी का काम है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, और हमारी घड़ी भी अब चल रही है, हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। तो बहरहाल अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनील जोशी और मनमोहन जोशी को दिए इजाज़त। नमस्कार।